गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। ऑनलाइन कक्षा में आप सभी का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। हम लोग हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 3 नेशनलिज्म इन इंडिया, इसका पार्ट 4 अर्थात अंतिम भाग हम लोग देखने जा रहे हैं। प्यारे बच्चों, हमने तीसरे भाग में देखा था कि महात्मा गांधी जी के नेतृत्व में किस प्रकार से भारत में सविनय अवज्ञा आंदोलन के रूप में एक बहुत बड़ा जन आंदोलन चलाया गया था, परंतु इस आंदोलन को पूर्ण रूप से ये आंदोलन भारत में सफल नहीं हुआ। हालांकि इसमें देश के कई सारे लोग जुड़ गए, लेकिन फिर भी जो भी समुदाय, जो भी वर्ग के लोग इनके साथ जुड़े थे, उनके इस आंदोलन के बारे में उनकी समझ अलग थी, उनके अर्थ अलग थे, उनकी आकांक्षाएं अलग थी। महात्मा गांधी जी ने जिस स्वराज के लिए, जिस स्वतंत्रता के लिए ये आंदोलन चलाए थे, उस अर्थ को वो समझ नहीं पाए थे, या उनके अपने इच्छाएं थी और अपने तरीके थे। उन सभी बातों पर हम लोग इस अध्याय में अध्ययन करने वाले हैं। तो इसमें हम लोग प्रमुख तीन बिंदु हम लोग देखेंगे। नंबर 1, लोगों ने आंदोलन को कैसे लिया, सविनय अवज्ञा की सीमाएं क्या थी, और लास्ट में है सामूहिक अपनेपन का भाव, अर्थात भारत में राष्ट्रवाद को जागरूक करने में भारत की जो भी लोक कथाएं थी, गौरवशाली परंपराएं थी, जो भी चित्र थे या अन्य जो भी कलाएं थी, उनका क्या योगदान रहा राष्ट्रवाद को जगाने में। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे लोगों ने आंदोलन को कैसे लिया। प्यारे बच्चों, सविनय अवज्ञा आंदोलन में शामिल विभिन्न सामाजिक समूह के कौन लोग थे, वो हम लोग देखेंगे। उन्होंने आंदोलन में हिस्सा क्यों लिया, इनके बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे। उनके आदर्श क्या थे और उनके लिए स्वराज के मायने क्या थे, मतलब उनके दृष्टि से स्वराज का उन्होंने कैसा अर्थ लिया। इन सभी जो प्रश्न हमारे सामने हैं, इन प्रश्नों के उत्तर ढूंढने का प्रयास करेंगे, और इसी से पता चल जाएगा कि हमारा ये जो महात्मा गांधी जी के नेतृत्व में सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाया था, वो असफल क्यों रहा। वैसे देखा जाए तो इस आंदोलन में समाज के अलग अलग समूह और वर्गों ने हिस्सा लिया था, लेकिन वही बात है, उनके स्वराज के मायने अलग थे, उनके उद्देश्य अलग थे। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे इस आंदोलन में सहभागी हुए संपन्न किसान, इनकी क्या भूमिका रही है और इनकी क्या सोच थी, और ये स्वराज के बारे में क्या सोचते थे। तो वैसे गांव में संपन्न किसान समुदाय जैसे गुजरात के पटीदार और उत्तर प्रदेश के जाट आंदोलन में सक्रिय थे। तो गांव के जिन लोगों ने हिस्सा लिया था उसमें मुख्य रूप से संपन्न किसान के लोग थे, और उसमें खासतौर पे गुजरात के पटीदार और उत्तर प्रदेश के जाट लोग ये काफ़ी सक्रिय थे। व्यावसायिक फसलों की ये खेती करते थे। इसके कारण जब व्यापार में मंदी और गिरती कीमतों से ये परेशान थे, तो खेती का माल बेचने के लिए समस्याएं निर्माण हो रही थी और वस्तुएं की कीमतें बहुत ही कम हो गई थी। इसके कारण ये जो संपन्न यानी कि अमीर किसान काफ़ी परेशान थे। उनकी नगद आय कम होने लगी, जिसके कारण उन्हें सरकारी लगान चुकाना नामुमकिन हो गया, और इसीलिए सरकार लगान को कम करने के लिए तैयार नहीं थी। इसलिए संपन्न किसानों ने सविनय अवज्ञा आंदोलन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, ताकि वो मांग कर सके कि उनके ऊपर जो भी टैक्स लगाया गया है वो टैक्स चुकाने में उनको छूट दिया जाए या उनका टैक्स माफ किया जाए लगान। इस प्रकार उनके लिए स्वराज की लड़ाई केवल क्या थी, भारी लगान के खिलाफ थी। मतलब भारी लगान जो है वो कम किया जाए,
और उन्हें माफ़ किया जाए। जब 1931 में गांधी जी ने आंदोलन वापस लिया तब उन्हें बड़ी निराशा हुई। आप लोग जानते हैं 1931 में इरविन के साथ समझौता हुआ और समझौतों के तहत उन्होंने इस आंदोलन को वापस लिया व दूसरी गोलमेज परिषद में सहभागी होने के लिए गांधी जी चले गए थे। तो उस समय उन्होंने जब आंदोलन को स्थगित किया तब ये जो लोग थे संपन्न परिवार के लोग, ये काफ़ी निराश हो गए। हालांकि उन्होंने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया था, लेकिन आंदोलन वापस लेते ये निराशा फैल गई इन लोगों ने। फलस्वरूप जब द्वितीय गोलमेज परिषद असफल रही और फिर जब गांधी जी यहाँ आके देखते तो कैसे दमनकारी नीतियाँ उन्होंने अंग्रेजों ने अपनाई, इसलिए फिर से गांधी जी ने 1932 में जब ये आंदोलन शुरू किया तो उसमें हिस्सा लेने से इन अमीर या संपन्न किसानों ने मना कर दिया। तो इस प्रकार से इसके कारण भी एक आंदोलन असफल माना जाता है। दूसरा हम लोग देखेंगे अब गरीब किसान की क्या भूमिका थी। गरीब किसान की क्या मांगे थी। तो गरीब किसान की तो केवल एक मांग नहीं थी, गरीब किसान लगान को कम करना चाहते थे और ये गरीब किसान सामान्यतः जमींदारों की जो खेती होती थी उनकी खेती भाड़े पर लेते थे और इसीलिए उन किसानों को पट्टेदार कहते थे। तो ये पट्टेदार किसान जमींदारों को भाड़ा देकर उनके ज़मीन पर खेती करते थे। तो जमींदार भी उनका जो भाड़ा है वो माफ़ करने के लिए मांग कर रहे थे और लगान कम करने के लिए भी मांग कर रहे थे। इसके लिए उन्होंने एक भाड़ा विरोधी उग्र आंदोलन चलाए, रेडिकल जिसे हम लोग कहते हैं। इसका नेतृत्व समाजवादी और कम्युनिस्टों के हाथ में था। तो समाजवादी विचारों से प्रेरित और कम्युनिस्ट विचारों से प्रेरित जो नेता थे उनके हाथ में इन गरीब किसानों का आंदोलन का नेतृत्व था, जिनकी मांगे मुख्यतः दो थी। एक तो लगान कम किया जाए और दूसरा जो पट्टेदार किसान थे उनका भाड़ा माफ किया जाए। तो इस प्रकार एक प्रकार से उनका जमींदारों के खिलाफ एक आंदोलन था और गरीब किसान जो लगान कम करना चाहते थे वो अंग्रेजों से। अमीर किसान और जमींदार की नाराजगी के डर से, देखिए प्यारे बच्चों, इसमें कांग्रेस की क्या नीति रही है। अमीर किसानों और जमींदारों की नाराजगी की डर से कांग्रेस भाड़ा विरोधी आंदोलन का समर्थन करने से हिचकिचाती रही। मतलब किसान जो आंदोलन कर रहे थे उसका समर्थन करने के लिए कांग्रेस हिचकिचा रही थी। क्यों? क्योंकि अगर उन्होंने किसानों के आंदोलन का समर्थन किया तो जमींदार नाराज हो जाएंगे, जबकि जमींदार भी इस आंदोलन के हिस्सा थे और इसीलिए कांग्रेस ने इस खुले तौर पर किसानों के आंदोलन का समर्थन नहीं किया। अमीर किसान की नाराजगी की से डर से उन्होंने ये नहीं किया। इस प्रकार गरीब किसान और कांग्रेस के बीच जो संबंध रहे अनिश्चित बने रहे। मतलब किसानों के जो आंदोलन हुए उसको कभी इन्होंने समर्थन नहीं किया कांग्रेस ने, और इस प्रकार से वो आंदोलन असहयोग आंदोलन के साथ नहीं जुट पाए और इसीलिए एक प्रकार से ये आंदोलन कमज़ोर हो गया या असफल रहा। जिन भारतीय अभी व्यवसायियों के बारे में देखते हैं कि व्यवसायियों की क्या भूमिका थी सविनय अवज्ञा आंदोलन के बारे में। जिन भारतीय व्यवसायियों ने प्रथम विश्व युद्ध में भारी मुनाफा कमाया वो काफ़ी ताकतवर हो गए थे, मतलब आर्थिक रूप से ताकतवर हो गए थे, संपन्न हो गए थे। वे अपने कारोबार को फैलाने के लिए उन्होंने औपनिवेशिक सरकार की ऐसी नीतियों का विरोध किया जो उनकी व्यावसायिक गतिविधियों में रुकावट थी। मतलब जो उद्योग स्थापित या जो व्यवसाय करना चाहते थे उसमें ब्रिटिशों के कई सारे कानून रुकावटें बन रही थी। इसलिए ऐसे ब्रिटिश सरकार का वो विरोध करने के लिए इस सविनय अवज्ञा आंदोलन में शामिल हुए। वे विदेशी वस्तुओं के आयात से सुरक्षा चाहते थे, क्योंकि अगर विदेशी वस्तुओं का आयात बढ़ेगा तो इनकी जो अपनी स्वदेशी वस्तु है इनको लेने के लिए लोग तैयार नहीं होंगे और इसीलिए वो विदेशी वस्तुओं के आयात से सुरक्षा चाहते थे। रुपया स्टर्लिंग यानी कि जिसको हम लोग पौंड कहते हैं, विदेशी विनिमय अनुपात में बदलाव चाहते थे। मतलब जो रुपया है और पौंड का जो अनुपात है वो समान होना चाहिए। आमतौर पर पौंड की कीमत बहुत कम होती थी और रुपए ज़्यादा देने पड़ते थे। एक पौंड के लिए भारतीय लोगों को ज़्यादा रुपए देने पड़ते थे, यानी कि भारतीय रुपए की वैल्यू कम हो जाती थी, जो आज भी है। जिससे आयात में कमी आ जाए,
व्यावसायिक हितों की रक्षा के लिए 1920 में भारतीय औद्योगिक एवं व्यावसायिक कांग्रेस का इस संगठन का गठन किया गया और 1927 में भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग परिसंघ की स्थापना की, जिसको फिक्की कहा जाता है, जो आज भी भारतीय अर्थव्यवस्था में एक महत्वपूर्ण संगठन है। फिक्की जो वाणिज्य और व्यापार क्षेत्र में काम करती है। तो ये फेडरेशन ऑफ इंडिया इंडस्ट्रियल चेम्बर्स एंड कॉमर्स ऑफ इंडस्ट्रीज, इस प्रकार के उसका फुल फॉर्म है। इसमें पुरुषोत्तम दास ठाकुर और जीडी बिड़ला जैसे प्रसिद्ध उद्योगपतियों ने भारतीय अर्थव्यवस्था पर औपनिवेशिक नियंत्रण मतलब ब्रिटिश सरकार का नियंत्रण का विरोध किया और पहले सविनय अवज्ञा आंदोलन का समर्थन भी किया और आर्थिक सहायता देकर विदेशी वस्तु खरीदने और बेचने से भी इनकार कर दिया। प्यारे बच्चों, यहाँ पर देखिए कि ये जो व्यवसायी या उद्योगपति लोग थे, इन्होंने भी अपने उद्योगों के विस्तार के लिए, अपनी सुरक्षा के लिए व देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए और ब्रिटिश सरकार का विरोध करने के लिए आर्थिक सहायता के साथ साथ इस सविनय अवज्ञा आंदोलन का समर्थन किया। वे ऐसा स्वराज चाहते थे जहां औपनिवेशिक पाबंदियां नहीं होगी और उद्योग स्वतंत्र रूप से फल फूल सके। मतलब उनको उद्योग स्थापित करने व उत्पादन करने के लिए कोई रुकावटें नहीं होनी चाहिए, जो अंग्रेज सरकार के समय थी, इसलिए उन्होंने उसका विरोध किया। लेकिन गोलमेज सम्मेलन की विफलता के बाद व्यावसायिक संगठनों का उत्साह मंद पड़ गया और उन्हें उग्र गतिविधियों का भय था कि अब देश में जो जहालवादी लोग थे, जो गरमपंथी दल के नेता थे, वो अभी कुछ हिंसात्मक आंदोलन चलाएंगे, उग्र आंदोलन चलाएंगे, इस प्रकार का डर इनके मन में आया। वे लंबी अशांति की आशंका और कांग्रेस के युवा सदस्यों में समाजवाद के बढ़ते प्रभाव से डरे हुए थे। यहाँ पर पंडित जवाहरलाल नेहरू जो थे वो भी समाजवाद से प्रेरित थे, तो कांग्रेस के युवा नेता समाजवाद से प्रेरित होकर ये एक संघर्ष और मजबूत करना चाहते थे और उसको तेज करना चाहते थे। तो इन सभी आशंकाओं के कारण ये जो व्यावसायिक उद्योगपति लोग थे, ये सविनय अवज्ञा आंदोलन के प्रति सांशक हो गए और वो लगभग इससे अलग हो गए। औद्योगिक श्रमिक के बारे में हम लोग देखेंगे। अभी उद्योगपतियों के बारे में देखा हमने, अब हम देखेंगे औद्योगिक श्रमिकों की क्या स्थिति थी और उन्होंने किस प्रकार से सविनय अवज्ञा आंदोलन को लिया। औद्योगिक श्रमिक वर्ग ने सविनय अवज्ञा आंदोलन में नागपुर के अलावा और कहीं भी बहुत बड़ी संख्या में हिस्सा नहीं लिया। नागपुर में ही अधिक मात्रा में मजदूरों ने या श्रमिक लोगों ने हिस्सा लिया था, बाकी देश के अन्य भागों में बहुत ज़्यादा मात्रा में इनका सहभाग नहीं था। जैसे जैसे उद्योगपति कांग्रेस के नजदीक, इसका कारण क्या था देखिए, क्योंकि उद्योगपति कांग्रेस के नज़दीक जा रहे थे, वैसे वैसे मजदूर कांग्रेस से दूर होने लगे थे। फिर भी कुछ मजदूरों ने सविनय अवज्ञा आंदोलन में हिस्सा लिया, क्योंकि कांग्रेस के पास 7 या 5 जाने वाले जो उद्योगपति थे, तो उनके खिलाफ तो कांग्रेस कोई नीति नहीं अपनाएगी और सामान्यतः श्रमिकों की जो मांगे थी वो उद्योगपतियों के खिलाफ थी और इसीलिए इनकी मांग को तो कांग्रेस सुनने वाली नहीं थी। इसीलिए इन्होंने कांग्रेस से अपने आप को दूर रखा या आंदोलन से अपने आप को दूर रखा। उन्होंने विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार तथा कम वेतन व खराब कार्य स्थितियों के खिलाफ अपनी लड़ाई को गांधी विचारों से जोड़ लिया। हालांकि उन्होंने जो मांग की थी कि विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया जाए तभी जाके उनको उद्योगों में काम मिलेगा, इसलिए, और उनको बहुत कम वेतन मिलता था, उसमें वृद्धि होना चाहिए, और खराब कार्य स्थिति मतलब कारखानों में जो उनके कार्यस्थल थे वो असुरक्षित थे, उससे कई सारी दुर्घटनाएं होती थी और उसमें कई सारे मजदूरों की मौत होती थी। तो कार्य स्थितियों में भी सुधार हो जाए, इसके बारे में भी उन्होंने मांग की थी और उन्होंने इस मांगों को गांधी विचारों से जोड़ लिया। उदाहरण के तौर पर 1930 में रेलवे कामगारों की हड़ताल, 1932 में गोदी कामगारों की हड़ताल और 1930 में छोटा नागपुर की टीन खानों की हजारों मजदूरों ने गांधी टोपी पहनकर रैलियां और
बहिष्कार आंदोलन में हिस्सा लिया। तो इस प्रकार से ये आंदोलन चला। फिर भी कांग्रेस अपने कार्यक्रमों में मौजूद मजदूरों को मांगों को समाहित करने में हिचकिचा रही, क्योंकि अगर उनका समर्थन करते थे तो जो उद्योगपति थे वो नाराज होते थे। कांग्रेस को लगता था कि इससे उद्योगपति नाराज हो जाएंगे और साम्राज्यवाद विरोधी ताकतों में फूट पड़ जाएगी। सभी ने यहाँ साम्राज्यवाद विरोधी ताकत मतलब जो साम्राज्यवाद के खिलाफ जो लोग इकट्ठा हो रहे हैं उसमें फूट हो जाएगी। सभी ने अवज्ञा आंदोलन में औरतों ने बड़े पैमाने, अब औरतों के बारे में देखते हैं, हिस्सा लिया। उन्होंने नमक सत्याग्रह, जुलूस, विदेशी कपड़ों व शराब की दुकानों की पिकेटिंग और बहुत सारी महिलाएं जेल भी गई, मतलब इनकी भी सक्रिय भूमिका रही है। शहरी क्षेत्र में ज़्यादातर ऊंची जातियों की, तो ग्रामीण क्षेत्र में संपन्न किसान परिवारों की महिलाएं सक्रिय थी, बाकी महिलाएं इतनी अधिक मात्रा में नहीं थी। गांधी जी के आह्वान पर औरतों को राष्ट्र सेवा करना अपना दायित्व दिखाई देने लगा। लेकिन सार्वजनिक क्षेत्र में देखिए, एक तरफ हम लोग देख रहे थे कि महिलाओं ने सविनय अवज्ञा आंदोलन यानी कि राष्ट्रीय आंदोलन में उन्होंने सहभाग लिया, सक्रिय भूमिका निभाई। इसका मतलब ये नहीं था कि भारत में महिलाओं के स्थिति में सुधार आए या उन्हें वो सारी चीज़ें मिल गई जो उस समय उनको नहीं दी जाती थी। ऐसा नहीं हुआ। सार्वजनिक क्षेत्र में उनकी स्थिति वैसी ही बनी रही। शिक्षा के उन्हें उतने ज़्यादा अवसर नहीं थे, उन्हें घर में चूल और मूल संभालने के लिए ही रखा जाता था। ऐसे कई सारी चीज़ें थी। गांधी जी का मानना था कि घर चलाना, चूल्हा चौका संभालना, अच्छी माँ बनना व अच्छी पत्नी की भूमिकाओं का निर्वाह करना ही औरत का असली कर्तव्य है। यहाँ पर भी गांधी जी ने वही बात की थी। इसलिए लंबे समय तक कांग्रेस संगठन में किसी भी महत्वपूर्ण पद पर औरतों को जगह नहीं देने से हिचकिचाती रही। कांग्रेस को उनकी प्रतीकात्मक उपस्थिति में ही दिलचस्पी थी, उसके सक्रिय भूमिका में इतना ज़्यादा दिलचस्पी नहीं थी। अब देखेंगे सविनय अवज्ञा की सीमाएं, द लिमिट्स ऑफ सिविल डिसोबीडियंस। मतलब ये जो सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाया गया वो पूरे देश में क्यों नहीं फैला, कुछ ही क्षेत्रों तक क्यों सीमित रहा, उसके क्या कारण हैं, उन कारणों की चर्चा करेंगे। तो सभी सामाजिक समूह स्वराज की अमूर्त अवधारणा से प्रभावित नहीं थे। मतलब गांधी जी की स्वराज की जो संकल्पना थी उसको लोग समझ नहीं पाए या उससे वो प्रभावित नहीं हुए। ऐसा ही एक समूह था अछूतों का। वे 1930 से अपने आप को दलित या उत्पीड़ित कहने लगे थे। कांग्रेस ने लंबे समय से दलितों पर ध्यान नहीं दिया, क्योंकि कांग्रेस रूढ़िवादी सवर्ण हिंदू सनातनियों से डरे हुए थी। लेकिन महात्मा गांधी ने ऐलान किया कि अस्पृश्यता को खत्म किए बिना 100 साल तक भी स्वराज की स्थापना नहीं की जा सकती। उन्होंने अछूतों को हरिजन यानी ईश्वर की संतान बताया। उन्हें मंदिरों, सार्वजनिक तालाबों, सड़कों और कुएं पर समान अधिकार दिलाने के लिए सत्याग्रह किया। वे खुद शौचालय साफ करने लगे। उन्होंने ऊंची जातियों को आह्वान किया कि वे अपना हृदय परिवर्तन करें व अस्पृश्यता के पाप छोड़ें। तो अस्पृश्यता के उन्मूलन के लिए महात्मा गांधी ने काफ़ी अधिक प्रयास किए। लेकिन बहुत सारे दलित नेता अपने समुदाय की समस्याओं को अलग राजनीतिक हल ढूंढना चाहते थे। उन्होंने खुद को संगठित करके शिक्षा संस्थानों में आरक्षण और विधायी परिषदों में दलितों के लिए अलग निर्वाचन क्षेत्र की मांग की, ताकि वहां से दलितों को चुन के भेजा जा सके। तो प्यारे बच्चों, दलित नेताओं ने यहाँ पर मांग की कि दलितों के लिए विधान परिषद के लिए और जो भी केंद्रीय परिषद थी उनके लिए और अलग आरक्षित या जिसे हम लोग कहते हैं सुरक्षित या पृथक निर्वाचन क्षेत्र की उन्होंने मांग की, ताकि उस क्षेत्र से केवल दलित लोग ही चुन के जाए और राजनीतिक सत्ता के या राजनीतिक सहभागिता के बगैर उनकी समस्याओं का समाधान नहीं होने वाला है, ऐसी विचारधारा थी। उनका मानना था कि उनकी सामाजिक अपंगता केवल राजनीतिक सशक्तिकरण से दूर हो सकती है। इसलिए सविनय अवज्ञा आंदोलन में दलितों की हिस्सेदारी काफ़ी सीमित थी। महाराष्ट्र और नागपुर क्षेत्र में इनके संगठन काफ़ी मजबूत थे। डॉक्टर अंबेडकर ने 1930 में दलितों को दलित वर्ग एसोसिएशन में संगठित किया। दूसरे गोलमेज परिषद से अलग निर्वाचन क्षेत्र के सवाल पर गांधी जी के साथ बहुत बड़ा विवाद हुआ। जब ब्रिटिश सरकार ने दलितों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र या अलग निर्वाचन क्षेत्र की बात मान ली, तो इसके खिलाफ गांधी जी आमरण अनशन पर बैठ गए।
गांधी जी का कहना था कि दलितों के लिए अलग निर्वाचन क्षेत्रों की व्यवस्था से समाज में उनके एकीकरण की प्रक्रिया धीमी पड़ जाएगी। इसलिए महात्मा गांधी आमरण अनशन पर बैठ गए। आखिरकार सितंबर 1932 में पूना में महात्मा गांधी और डॉक्टर बी.आर. आम्बेडकर के बीच में एक समझौता हुआ, जिस पर दोनों ने हस्ताक्षर किए। उसे ही इतिहास में पूना समझौता के या पूना पैक्ट के नाम से जाना जाता है, जो बाबा साहब आम्बेडकर और महात्मा गांधी जी के बीच में हुआ था। इस समझौतों के अंतर्गत क्या हुआ देखिए, इसमें दलित वर्गों को प्रांतीय और केंद्रीय विधायी परिषदों में आरक्षित सीटें मिल गई। हालांकि उनके लिए मतदान सामान्य निर्वाचन क्षेत्र में ही होता था। फिर भी दलित आंदोलन कांग्रेस के नेतृत्व में चल रहे राष्ट्रीय आंदोलन को शंका के दृष्टि से ही देखता रहा। अब इस प्रकार से ये दलित समुदाय भी एक प्रकार से सविनय अवज्ञा आंदोलन से उतना सक्रिय नहीं था। दूसरी तरफ मुस्लिमों के बारे में हम लोग देखते हैं, भारत के कुछ मुस्लिम राजनीतिक संगठनों ने भी सविनय अवज्ञा आंदोलन के प्रति कोई खास उत्साह नहीं दिखाया। असहयोग खिलाफत आंदोलन के शांत होने के बाद मुस्लिम समुदाय का एक बड़ा तबका कांग्रेस से कट गया था और उसी बीच 1920 में कांग्रेस हिंदू महासभा जैसे हिंदू धार्मिक राष्ट्रवादी संगठनों से काफ़ी करीब दिखने लगी थी। जैसे जैसे संबंध बिगड़ने लगे, दोनों समुदाय उग्र धार्मिक जुलूस निकालने लगे। इससे कई शहरों में हिंदू मुस्लिम सांप्रदायिक टकराव एवं दंगे हुए और दंगों के साथ दोनों के बीच फासला बढ़ता गया। 1927 में ऐसा लगने लगा कि फिर से कांग्रेस मुस्लिम लीग को अपने पास अपने तरफ खींचने में सफल हो रही है, एकता स्थापित हो जाएगी। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण जो विवाद था, मुस्लिम लीग ने भी यहाँ पर मुस्लिमों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्रों की मांग की थी, जिसका कांग्रेस ने विरोध किया था। मोहम्मद अली जिन्ना का कहना था कि अगर मुसलमानों के लिए केंद्रीय सभा में आरक्षित सीटें दी जाए और मुस्लिम बहुल प्रांत जैसे बंगाल और पंजाब में मुसलमानों की आबादी के अनुपात में प्रतिनिधित्व दिया जाए तो पृथक निर्वाचन क्षेत्र की मांग छोड़ने के लिए तैयार। तो केंद्रीय सभा में उन्हें आरक्षित निर्वाचन क्षेत्र बनाया जाए और जहाँ पर मुस्लिम बहुल अधिक क्षेत्र है, अगर मान लेते हैं वहाँ पर 70% मुस्लिम है तो 70% सीट जो है उनको दिया जाए। 1928 में आयोजित सर्वदलीय सम्मेलन में हिंदू महासभा के M.R. जयकर ने इस समझौतों के लिए किए जा रहे प्रयासों की निंदा की, जिससे इस मुद्दे के समाधान की सारी संभावनाएं समाप्त हुई। वह कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में या मुसलमानों के बीच में ये टकराव बढ़ते ही गया। सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय कांग्रेस से कटा मुस्लिम समुदाय संयुक्त संघर्ष के लिए तैयार नहीं था। बहुत सारे मुस्लिम समुदाय को भय था कि हिंदू बहुसंख्याक के वर्चस्व की स्थिति में अल्पसंख्यकों की संस्कृति और पहचान खो जाएगी और इसीलिए उन्होंने कांग्रेस से वो अलग हो गए और इसका नेतृत्व किया था मुस्लिम लीग के प्रमुख मोहम्मद अली जिन्ना, जिन्होंने आखिरकार फिर भारत को 2 राष्ट्रों में विभाजित किया था। अभी लास्ट हम लोग देखेंगे सामूहिक अपनेपन का भाव, इसके कारण कैसे राष्ट्रवाद का उदय हुआ या राष्ट्रवाद भारतीय लोगों में पनपा। भारत में राष्ट्रवाद की भावना जगाने में हमारे राष्ट्रीय आंदोलन की भूमिका महत्वपूर्ण रही है। इसके अलावा बहुत सारी ऐसी सांस्कृतिक प्रक्रियाएं भी थी जिनके जरिए राष्ट्रवाद लोगों की कल्पना और दिलो दिमाग पर छा गई, जिसमें हमारा गौरवशाली इतिहास, साहित्य, लोक कथाएं, गीत, चित्र एवं प्रतीक सभी ने राष्ट्रवाद को साकार करने में अपना योगदान दिया था। सबसे पहला पॉइंट है भारत माता की छवि। राष्ट्र की पहचान सबसे ज़्यादा किसी तस्वीर में अंकित होती है। 20वीं सदी में राष्ट्रवाद के विकास के साथ भारत की पहचान भी भारत माता के छवि के रूप में होने लगी। चित्रकारों ने भारत माता की छवि बनाई। यह तस्वीर पहली बार बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने बनाई थी। स्वदेशी आंदोलन से प्रेरणा से चित्रकार रविंद्रनाथ टैगोर ने इसे चित्रित किया था और भारत माता की छवि को एक सन्यासिनी के रूप में दर्शाया गया। जब विभिन्न कलाकारों ने इस तस्वीर को बनाया तो इसका विविध रूप सामने आए। इस मातृ छवि के प्रति श्रद्धा को राष्ट्रवाद में आस्था का प्रतीक माना गया और इस प्रकार से अपने मातृभूमि के लिए जान देने के लिए, आंदोलन करने के लिए लोग तैयार हो गए और यही राष्ट्रवाद है। राष्ट्रीय गीत, दूसरा पॉइंट,
1870 के दशक में बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने मातृभूमि के स्तुति के रूप में वंदे मातरम गीत लिखा, जो स्वदेशी आंदोलन में खूब गाया गया और अब हमारा ये राष्ट्रीय गीत है। इसके कारण भी लोगों के मन में राष्ट्रवाद की भावना जगी। भारतीय लोक कथाओं का योगदान। 19वीं सदी के आखिर में भारतीय कलाकारों ने भाटो और चारण, इतिहास में कई सारे ऐसे कवि लेखक थे जिसमें भाटो चारण कहते, इनके द्वारा लिखी गई लोक कथाएँ, लोकगीत, जनश्रुतियाँ मतलब दूसरे से सुनी हुई ऐसी कहानियाँ जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी की तरफ हस्तांतरित होती है, को संकलित किया गया। इस कार्य में बंगाल के रविंद्रनाथ टैगोर ने लोक गाथा, गीत, बाल गीत और मिथकों को इकट्ठा किया, तो मद्रास में नटेशा शास्त्री ने फोकलॉर्स ऑफ द सदर्न इंडिया के नाम से लोक कथाओं का एक विशाल संकलन करके 4 खंडों में प्रकाशित किया और इसके कारण भारतीय लोगों के मन में अपने अतीत के गौरवशाली संस्कृति का, सभ्यता का, स्वाभिमान की भावना निर्माण हुई और यही स्वाभिमान यानी देश के प्रति राष्ट्रवाद था। इससे अतीत का गौरव और राष्ट्रीय पहचान का भाव पैदा करने में अहम भूमिका निभाई। मतलब जो ब्रिटिश कहते थे कि भारत को कोई इतिहास नहीं, भारत की कोई संस्कृति नहीं, भारतीय लोग असभ्य है, पिछड़े है, ये जो एक प्रकार से भाव लोगों के मन में था अंग्रेजों द्वारा निर्मित, तो इन जो लेखकों ने, कवियों ने जो ये महत्वपूर्ण काम किया कि हमारे जो प्राचीन जो कथाएं थी, प्राचीन जो इतिहास था, गौरवशाली इतिहास था, उन सबको लोगों के सामने लाया और कहा कि हमारा भारत भी एक समय इस देश की संस्कृति बहुत ही गौरवशाली थी जो यूरोपियन देशों में भी नहीं थी। इसके कारण एक अतीत का गौरव और राष्ट्रीय पहचान का भाव पैदा हुआ। चिन्ह और प्रतीकों का भी उपयोग किया गया। राष्ट्रवादी नेताओं को एकजुट करने और उनमें राष्ट्रवाद की भावना भरने में चिन्हों और प्रतीकों ने भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। बंगाल में स्वदेशी आंदोलन के समय हरा, लाल और पीला रंग का तिरंगा झंडा और इसमें 8 प्रांतों का प्रतिनिधित्व करने वाले 8 कमल के फूल तथा हिंदू मुस्लिम एकता के प्रतीक के रूप में अर्धचंद्र दर्शाया गया था। 1921 में गांधी द्वारा तैयार किया गया सफ़ेद, हरा, लाल रंग का तिरंगा और स्वावलंबन का प्रतीक चरखा को भी स्थान दिया गया था। तो इन प्रतीकों के कारण भी लोगों के मन में राष्ट्रवाद की भावना पनपी और इसी राष्ट्रवाद का उपयोग करके वो अंग्रेजों के खिलाफ संघर्ष करने के लिए तैयार हुए। इतिहास की पुनर्व्याख्या, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है। 19वीं सदी के अंत तक भारतीय यह महसूस करने लगे थे कि हमें अपने अतीत के महान एवं गौरवशाली उपलब्धियां और ऐतिहासिक घटनाओं की पुनर्व्याख्या करने की आवश्यकता पर बल देना चाहिए। उन्होंने गौरवमयी प्राचीन युग के बारे में लिखना शुरू किया, जब कला, वास्तुशिल्प, विज्ञान, गणित, धर्म और संस्कृति, कानून और दर्शन, हस्तकला और व्यापार ये प्राचीन काल में कैसे फला फूला था, कैसे विकसित अवस्था था और बहुत सारी चीज़ें हमने कैसे अन्य देशों को, यूरोपियन देशों को दी है, इसका उन्होंने एक गौरवशाली इतिहास लोगों के सामने लाने का काम किया। इससे भारतीयों को अपनी खोई हुई गौरवशाली इतिहास पर गर्व एवं स्वाभिमान की भावना जगी और ब्रिटिश शासन से मुक्ति पाने का राष्ट्रवाद रूपी बल उन्हें मिला और यही राष्ट्रवाद था। इस प्रकार से ये चैप्टर है और इसका सारांश, अंग्रेज सरकार के विरुद्ध बढ़ता गुस्सा विभिन्न भारतीय समूह और वर्गों को स्वतंत्रता के साझा संघर्ष में खींच रहा था। मतलब सब लोगों का ये कहना था कि अंग्रेज भारत छोड़े और इसलिए इसमें जो भी लोग सहभागी हुए उनका एक सामूहिक रूप था स्वतंत्रता आंदोलन। महात्मा गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस ने भारतीयों के असंतोष को स्वतंत्रता आंदोलन में समाहित करके देश में एकता स्थापित करने की कोशिश की और लोगों को संगठित करने का काम किया। आंदोलन में प्रत्येक समुदाय एवं वर्ग की अलग अलग आकांक्षाएं थी और स्वराज के अलग अलग मायने थे, अलग अलग अर्थ थे। इसमें कुछ समुदायों के बीच में टकराव भी देखने को मिले हैं, हमने देखा है। कांग्रेस ने ब्रिटिशों से मुक्ति पाने के लिए एक वर्ग दूसरे वर्ग से दूर न जाए इसके प्रयास किए। जैसे उद्योगपति दूर न जाए इसीलिए मजदूरों के आंदोलन का समर्थन नहीं किया, जमींदार दूर न जाए इसीलिए पट्टेदार किसानों का उन्होंने समर्थन नहीं किया। इस प्रकार से ये उसी प्रकार से
दलित लोगों के समस्याओं के समाधान के लिए कोई प्रयास नहीं किए गए, क्योंकि हिंदू धर्म के जो कट्टरपंथी लोग थे, जैसे हिंदू महासभा के, ये नाराज न हो जाए। इस प्रकार से संक्षेप में जो राष्ट्र उभर कर आया, भारत जो बनकर आ गया, वह ब्रिटिश शासन से मुक्ति की चाह रखने वाला बहुत सारे आवाज़ों का पुंज था, और यही हमारे देश का राष्ट्रवाद था। और इसी राष्ट्रवाद का उपयोग करके भारत में ये प्रमुख आंदोलन चले थे, और फिर अंतिम आंदोलन 1942 में, जिसे हम लोग कहते हैं भारत छोड़ो आंदोलन, क्विट इंडिया मूवमेंट, और इसी से फिर अंग्रेज झुक जाती है और भारत के लिए संविधान सभा बनाने के लिए वो स्वीकृत हो जाती है, और अंत में 1947 में 15 अगस्त 1947 में भारत आज़ाद होता है। यहाँ पर ये अध्याय समाप्त हुआ है। इसके महत्वपूर्ण 3 प्रश्न हैं। पूना पैक्ट समझौता क्या है? भारत में राष्ट्रवाद जगाने में सांस्कृतिक प्रक्रियाओं की भूमिका की योगदान की चर्चा कीजिए। जो 5 पॉइंट है उसको विस्तृत रूप में लिखना है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। विभिन्न लोगों ने सविनय अवज्ञा आंदोलन को किस अर्थ में लिया, उसका भी आप लोगों को उत्तर लिखना है। तो यहाँ पर ये चैप्टर समाप्त करते हैं। फिर मिलेंगे हम लोग नए अध्याय के साथ नए दिन। तब तक के लिए धन्यवाद।